नमस्कार मित्रों। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। जी हां, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक नए वीडियो के साथ, युवा मित्रों के लिए एक नए वीडियो के साथ, इंस्पिरेशनल थॉट्स के साथ, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। जी हां, यदि हम जिंदगी को पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी, नेगेटिव देखें नेगेटिविटी दिखाई देगी। लेकिन खासकर जो युवा पीढ़ी है, जो युवा अवस्था है, कई बार मैंने कहा है, जीवन की वह अवस्था जिसमें सृजन की तीव्र उत्कंठा, नवीन मूल्यों को स्थापित करने की प्रबल इच्छा, आंखों की कोर में पनपते नवीन स्वप्न हो, उन्हें ही युवा कहा जाता है। युवा एज से नहीं, युवा मन से होता है। लेकिन यह भी बात सही है, जो कुछ विकास का कार्य, देशभक्ति का कार्य, व्यक्तिगत निर्माण का कार्य 25 से 30 साल की आयु तक कर सकते हैं, वो आगे नहीं कर सकते। अनेकों अनेक उदाहरण बढ़े हुए हैं हमारे सामने विश्व में। आजकल तो ये गूगल ने एक दुनिया को एक मुट्ठी में समेट के रख लिया है। कहा तो ये धीरूभाई अंबानी जी ने कहा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वास्तव में गूगल ने दुनिया को मुट्ठी में लाकर रख दिया है। मित्रों, चलो शुरू करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जो कुछ ऐसा कर गुजरे हैं कि आने वाला इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम दर्ज कर चुका है। वर्तमान से प्रारंभ करते हैं। इलॉन मस्क, किसने उसका नाम नहीं सुना। इलॉन मस्क जो अभी मात्र शायद 52 वर्ष की आयु के हैं, जो सीईओ स्पेस एक्स के रहे हैं, टेस्ला के सीईओ हैं, और ट्विटर जब उन्होंने लिया था उसका नाम चेंज करके एक्स कर दिया था, एक्स के चेयरमैन। और मैं कहता हूं बचपन में ही जिप2 की स्थापना करने वाले, या अभी कुछ समय पहले न्यूरोलिंक की स्थापना करने वाले इलॉन मस्क ने क्या नहीं किया जिंदगी में। 52 साल की उम्र में, मैं समझता हूं 23 साल की उम्र से लेके 52 साल की उम्र में उनकी उपलब्धियां, उनकी इन्वेंशन, उनकी डिस्कवरीज, और जितना पैसा उन्होंने कमाया है। पहले यह कहा जाता था लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं रह सकती। सरस्वती भी इलॉन मस्क के पास है, लक्ष्मी भी इलॉन मस्क के पास है। ब्यूटीफुल उदाहरण। कितने उदाहरणों पे हम जाएं। हमारे देश का एक उदाहरण ले रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जो 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में पैदा हुए थे, लेकिन 4 जुलाई 1902 को इस जिंदगी को शारीरिक रूप से अलविदा किए गए थे। मात्र कितनी आयु में? 39 वर्ष की आयु। 39 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया था, और उस 39 वर्षों में उन्होंने विश्व पटल पर जाकर भारतीय संस्कृति का जो रूप, हिंदू धर्म का जो सच्चा स्वरूप विश्व के सामने रखा था। आने वाली कई युग स्वामी विवेकानंद जी के उस योगदान को भुला नहीं सकते हैं। मित्रों, ये तो एक स्वामी विवेकानंद जी का मैंने उदाहरण लिया है। ये मैं यदि नाम ले दूं, भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु जो 23 से 24 साल की उम्र के थे। चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शहीद उधम सिंह 40 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वो सब युवा ही थे। प्रेरणा के स्रोत हैं। इनसे बड़ी प्रेरणा हमें कहां से मिल पाएगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं धीरूभाई अंबानी जी की। आजकल मुकेश अंबानी जी से सभी परिचित हैं। धीरूभाई अंबानी किस अवस्थाओं से गुजर तक, किस परिस्थितियों से गुजरकर आज मुकेश अंबानी जी इस भव्य एंटालिया में रहकर और एक विश्व के, भारत के सबसे संपन्न धनवान व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आए हैं। जी हां, धीरूभाई अंबानी वही थे जिन्होंने साइकिल पर कपड़े की गठरियां बेची थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं गठरियां बेचूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी भी चलिए गठरी बेच के काम चला लेगी। नहीं, उनके दिमाग में एक बड़ा सपना था कि मैं ये साइकिल पर जो गठरियां बेच रहा हूं, शायद मेरा आने वाला बेटा
एंटालिया जैसे 15,000 करोड़ की बिल्डिंग में रहे, और जब उसके लड़के अनंत की शादी हो तो पूरी दुनिया आंखें खोलकर देखती रह जाए। यह धीरू भाई अंबानी का एक अपार परिश्रम था। कहा जाता है देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, और ये धीरू भाई अंबानी ने पूरी तरह से करके दिखाया था। मुकेश जी अंबानी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जिन्होंने धीरू भाई अंबानी की 2002 में मृत्यु के समय जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, क्या अब धीरू भाई अंबानी की इस विरासत को कोई आगे बढ़ा पाएगा? जी हां, मुकेश अंबानी जी ने कई गुना बढ़ाकर 15,000 करोड़ का एंटालिया बनाकर उन्होंने अपने पिता के सपनों को सार्थक किया है। यह उनके एक असीम परिश्रम की, अथाह परिश्रम की कहानी कहती है। चलिए अब मैं कुछ आध्यात्मिक बातें करना चाहूंगा। अध्यात्म में हमारे सबसे आदर्श भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम। कभी आपने सोचा है भगवान श्री कृष्ण ने जिंदगी में क्या कोई सुख देखा था? जेल में पैदा हुए, बरसात में जब यमुना नदी अपने उफान पे थी, तब ऊपर एक छोटी सी टोकरी में गोकुल चले गए थे। गोकुल में लीलाएं रचाई, फिर मथुरा वृंदावन में लीला रचाई। सब लीलाओं को समाप्त करके छोड़ के द्वारिका में जाके बैठ गए थे, जो मैं समझता हूं मथुरा से कम 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पे होगा। भगवान श्री राम जब उनके सिंहासन की, उनके राजा बनने की तैयारियां पराकाष्ठा पे थी, कुछ पंडितों द्वारा मंत्र पढ़ने की देरी थी, तब केकई द्वारा जो प्रस्ताव राजा दशरथ जी के सामने रखा था, उसी समय पिता की आज्ञा को नतमस्तक करके वन की तरफ चल दिए थे। ये युवा ही थे, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान राम हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को इस, मैं ये कह दूं, 20वीं शताब्दी के अंत में परिचित कराने वाले दो महानुभावों का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनसे हम बहुत प्रेरणा कर सकते हैं। एक नाम है रामानंद सागर। जी हां, रामानंद सागर वही जिन्होंने रामायण बनाई थी, और वो वही रामायण थी जिसने एक जादू इस देशवासियों के मस्तिष्क पे कर दिया था। सिर चढ़ के जादू बोला करता था रामायण का। जब रामायण चलती थी, मुझे याद है एक शर्मा इंस्टीट्यूट जयपुर में हुआ करता था। उस समय पीएमटी पीटी का पूरे राजस्थान में शर्मा कॉलेज था, और शर्मा कॉलेज में जब रामायण का समय होता था, सारी कक्षाएं रुक जाया करती थी। जितना स्टाफ था, उस समय के जो वहां एक प्रोफेसर थे, मुझे नाम याद है, काला प्रोफेसर काला के घर में रामायण जाके देखा करते थे। ट्रेनें रुक जाती थी, ड्राइवर से गाइड तक सब आकर टीवी के सामने खड़े हो जाया करते थे। 30 मिनट की जब तक रामायण चलती थी, ना यात्री हिलते थे, ना गार्ड हिलता था, ना ड्राइवर हिलता था। किस तरह की रिसर्च आपने सोचा है रामानंद सागर जी ने की थी? कम से कम 25 प्रकार की रामायणों का अध्ययन करने के बाद जो रामानंद जी ने सागर बनाया था, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाया था, क्या उसका कोई मुकाबला हो सकता है? दूसरा सीरियल महाभारत बीआर चोपड़ा जी ने बनाया था, उसकी भी लोकप्रियता उतनी थी जितनी रामायण की लोकप्रियता थी। ये ऐसे उदाहरण हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि जिंदगी में कुछ करके जाओ, आने वाले वर्षों में भी आपकी गाथा गाती जाएगी। रामानंद सागर जी को आज भी कोई नहीं भुला पाया, बीआर चोपड़ा जी को आज भी कोई नहीं भुला पाया। तीसरा नाम मैं और लेना चाहूंगा, भीष्म सानी। जी हां, जिन्होंने लेट 80s में भारत के विभाजन पर बहुत सुंदर सीरियल बनाया था, तमस सीरियल उतना ही मशहूर था, खासकर विभाजन की पीड़ा को जो दृष्टिगत करते हुए भारत में आए हुए थे। उस समय की पीढ़ी, चाहे कुछ भी हो, डिनर हो, वो सीरियल रात को आया करता था, या किसी शादी का समारोह हो, सब पंडाल खाली हो जाते थे और भीष्म सानी के तमस को देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। क्यों? क्योंकि भीष्म सानी जी ने तमस के माध्यम से वो साक्षात विभाजन की पीड़ा दिखाई थी, जो विभाजन की पीड़ा शायद पाकिस्तान से आने वाले मेरे माता पिता, दादा दादी ने या अनेक लोगों ने देखी थी। कमी नहीं है। चलो थोड़ी एक वैज्ञानिक दृष्टिपात कर लेते हैं मित्रों। आचार्य पीसी रे सर का नाम आपने सुना होगा। हमने पिछले 2 अगस्त को अखिल भारतीय स्तर पर उनका जन्म दिवस मनाया था। पीसी रे जो एक बहुत ही एक साधारण फैमिली में
कैलकाटा में जिन्होंने जन्म लिया था, अपने पिता के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, वही जब ऑक्सफोर्ड जाते हैं डीएससी की डिग्री लेके आते हैं। लेकिन जरा ये भी देखिए, जब वो फॉरेन से डीएससी की डिग्री लेके आते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज में नियुक्ति में रंगभेद की नीति का सामना करना पड़ता है। 1 वर्ष उन्हें इंतजार करना पड़ता है। 1 वर्ष बाद जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में चले गए थे, तब उन्होंने रंगभेद की नीति का तो विरोध दर्ज करवाया ही था, लेकिन जो उन्होंने शोध पत्र प्रेसिडेंसी कॉलेज में पब्लिश किए थे, वो युवा पीढ़ी और मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बाद में साइंस कॉलेज की स्थापना होने के बाद सर आशुतोष मुखर्जी ने जब उनको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का हेड बनाया, उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज जो राजा बाजार में है, किस तरह वो मशहूर हुआ, ये आप सब लोग जानते हैं। मित्रों, अनेक उदाहरण हैं। चलिए अब कुछ वैज्ञानिकों के नाम ले लेते हैं। शायद नाम लेने से ही कुछ हमें स्रोत मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए। लेवोजिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जिस तरह आचार्य पीसी रेसर को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटोनी लेवोजिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। जॉन डेल्टन, हम्फ्री डेवी, जेकब बर्नीलियस, माइकल फेराडे, फ्रेडरिक वॉलर, केकुले, दिमित्री मेंडलीव, एमिल फिशर, विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड, स्वांते आरेनियस, अल्फ्रेड वर्नर, रिचर्ड विलिस्टर, जी.एन. लिविस। थोड़ी इनकी बात कर लूं। जी.एन. लिविस, वही जी.एन. लिविस जिन्होंने लिविस स्ट्रक्चर दिया था, जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला लिखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर करते हुए, वही जी.एन. लिविस थे। इतने बड़े वैज्ञानिक, एक ही चाहना थी कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। जी.एन. लिविस की नहीं मिल रहा था नोबेल प्राइज, लेकिन अंतिम सांस तक हिम्मत नहीं हारी थी। फील्ड बदलते गए। 60 के बाद, 60 साल की उम्र के बाद अपना रिसर्च एरिया बदल लिया। नोबेल प्राइज लेके रहूंगा, नहीं मिल पाया, ये अलग बात है। ये उनके जीवन की, मैं समझता हूं, एक पीड़ा हो सकती है, लेकिन ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है कि पीछे लगे रहो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक लगे रहो। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य विरान्य बोधत। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो, तब तक लगे रहो जब तक ध्येय की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसी अनेक पर्सनैलिटी हमारे देश में, विश्व में हुई हैं, जो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। मित्रों, युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है, 25 से 30 साल की अवस्था तक आप जो कुछ दृढ़ निश्चय कर लेंगे, आप जो कुछ अध्ययन कर लेंगे, वो आपकी एक जीवन की रूटीन बन जाएगी। आप जीवन में उन्हीं कदमों पर आगे बढ़ेंगे जो आपने संस्कार 25-30 साल की आयु तक प्राप्त किए हैं, जो आपने लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित कर लिया है। चाहे आप एक शिक्षक बन रहे हैं, चाहे आप एक प्रशासक बन रहे हैं, एक राजनेता बन रहे हैं, या एक व्यवसायी बन रहे हैं। अनेकों उदाहरण है हमारी युवा पीढ़ी के सामने। मेरी युवा पीढ़ी से यह निवेदन है कि वो, जो मैंने शुरू में बोला था, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेरे देश की युवा पीढ़ी, मैं आशा करता हूं, इतने प्रेरणा के स्रोत हैं, भरे हुए हैं, गूगल भरा हुआ है, साहित्य भरा हुआ है, किस पुस्तकें उपलब्ध हैं। कृपया आप उनको पढ़िएगा और अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयास कीजिएगा। इसी प्रेरणा को संचारित करने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया था। मैं समझता हूं युवा पीढ़ी के लिए लाभप्रद होगा। नमस्कार।